नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने को है। महादंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं माया नगरी मुंबई में। आपको बताते चले, महाराष्ट्र का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है और यहां पर हर गुजरते दिन के साथ एक दूसरे पर जुबानी बाढ़ भी चलाए जा रहे हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है और अब तो इसमें सारी मर्यादाएं टूटती हुई चली जा रही हैं। आपको बताते चले, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच लगातार जुबानी बाढ़ एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो रहा है कि जब इसमें सारी मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। इन सब के बीच आपको बताते चले, नाना पटोले की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो अपने आप में हैरान और परेशान करता है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हुए एक तो उनके कपड़ों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी आतंकवादी से तुलना कर दी गई है। यानी कि दोनों ही पक्ष कोई किसी से कमतर देखना नहीं चाहता है। इन सब के बीच एक रहेंगे सेफ रहेंगे एक नारे भी लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बटेंगे तो कटेंगे वाली बात भी महाराष्ट्र की सियासत में खूब इस वक्त सुनाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि चुनाव आयोग जुबानी जंग इस तरह से छेड़ने वाले नेताओं को लेकर सख्ती क्यों नहीं दिखाता है। जो लोग एक दूसरे के खिलाफ जहरीले जुबान का इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। और लोगों को लुभाने के लिए, अपने मतदाताओं को पाले में लाने के लिए, वोटरों को रिझाने के लिए क्या हर रोज इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको कई ऐसे शब्द हैं सुना भी नहीं सकते हम आपको टीवी स्क्रीन पर। बड़े सवाल है जिसको लेकर आज महादंगल की बड़ी बहस होने वाली है। 288 सीटों का ये रण है जो हर गुजरते दिन के साथ भीषण है। लेकिन उसके पहले आज दिन भर किस तरह की सियासत महाराष्ट्र की राजनीति में छाई रही है उसको बताती हुई रिपोर्ट देखिए। उसके बाद करेंगे महादंगल में चर्चा की शुरुआत। छत्रपति शिवाजी जिंदाबाद, मुजाहिदीन आजादी जिंदाबाद, मुजाहिदीन आजादी जिंदाबाद। ओवैसी बिना करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अपने आप को भगवान समझते हैं, हम तो इंसान हैं। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। जैसे जैसे महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे जुबानी घमासान भी तेज होता जा रहा है। इस कदर वार पलटवार हो रहे हैं कि सारी मर्यादाएं टूट रही हैं। एक दूसरे पर हमले में नेता आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। सबसे तीखी जुबानी जंग महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच छिड़ी हुई है। ये लड़ाई तू तड़ाक तक पहुंच गई है। फडणवीस, जब तुम्हारे बुजुर्ग नहीं थे, अंग्रेजों से लड़ने का तरीका हमने देश को सिखाया। हमने बताया कैसे अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। जहां तुम्हारे को हार गए वहां जिहाद हो गया। अयोध्या में भी हार गए। ये वो मुसलमान जो मराठाओं की फौज में मालेगांव के किले में खड़े हो गए थे और अंग्रेजों को मुकाबला किया। फडणवीस, तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, ओवैसी के पूर्वज थे जो अंग्रेजों से जिहाद कर रहे थे। सुन ले ओवैसी बिना करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। इस बार का वोट आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। एक ही नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। फडणवीस और ओवैसी ही नहीं, बल्कि मर्यादा तोड़ने में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी पीछे नहीं हैं। आप बीजेपी को बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना, अपने आप को भगवान समझते हैं। हम तो इंसान हैं। ये कांग्रेस पार्टी की इमरजेंसी माइंडसेट दिखाता है कि वो किसी भी अपने विरोधी को टेम करना चाहती है, उसको नियंत्रण में लाना चाहती है, उस पर केसेस करना चाहती है, उसकी आवाज बंद करना चाहती है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यूपी के CM योगी आदित्यनाथ पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, गेरुआ कपड़े पहनते हैं। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये साधु का काम है? अरे ये काम टेररिस्ट बोल सकता है। हैदराबाद के निजाम के अधीन आने वाला एक गांव था, गांव भी जलाया गया था। इनकी माताजी, इनकी चाची और इनकी बहन भी उस निजाम के रजाकारों के द्वारा उन्हें जलाया गया।
खड़गे जी सच्चाई को नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि निजाम पे आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। वोट बैंक की खातिर अपने परिवार के बलिदान को भूल गए हैं। प्रचार के लिए चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता बना रखी है, लेकिन हर चुनाव में आचार संहिता की इसी तरह से धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बिना ऐसी जहरीली जुबान के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, वोट नहीं मांगे जा सकते। भड़काऊ बयान लगातार देने वालों की फहरिस्त लंबी होती हुई चली जा रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको आज महादंगल में उठाने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साजिद सुपारीवाला जी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा हेगड़े जी, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल हसन साहब, प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता NCP अजित पवार गुट से हमारे साथ हैं। आदेश रावल जी, आप पत्रकार हैं, लोकमत के, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, उधर से तो जुबानी जंग जारी थी ही, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जरा पिछड़ रही थी इसमें, इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस की ओर से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया क्या, जो हमने रिपोर्ट में दिखाई कि किसी भी मुद्दे पर बीजेपी कहीं पीछे ना रहने पाए। प्रेम शुक्ला जी, देवेंद्र जी तो शब्दों की मर्यादा को कहीं से भी भंग नहीं करते, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जिस तरह से शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार के नेता हैं, उनकी पत्नी ने तो भ से शुरू होने वाली एक गाली दे दी कि उनके चुनाव प्रचार में हो। अभी खुद जो है नाना पटोले ने उसे क से दी जाने वाली एक गाली, जो मैं आपके चैनल पे कहना मुझे उसको अशोभ नहीं लग रहा है, क से एक प्राणी का नाम लिया और गाली दे दी। इसी तरह से एक जो है संत को आतंकवादी कहने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया हो, ऐसा एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। अब धर्म युद्ध की बात करना यह अगर अपराध है, आप जिहाद खुलकर करें, और हम ये भी नहीं कह सके कि भाई मतदाताओं को धर्म युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि मतदाताओं का धर्म है कि वो जन सेवकों को चुने, जनता की सेवा करने वाले, राष्ट्र धर्म का निर्वाह करने वालों को चुने। यह भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी नहीं कह सकते। तो भाई एक तरफ तो गालियां बकी जा रही हैं, दूसरी तरफ धर्म का भी हवाला नहीं दिया जा सकता, यह भी अपराध है। तो दोनों की तुलना ही गलत है। अरे आप बयान तो सुनिए ना, मुझे लग रहा है प्रेम शुक्ला जी आप बातों को कहीं और लेकर जा रहे हैं। बयान है देवेंद्र फडणवीस का, अब तो वैसे भी यहाँ आकर बोल रहा है सुन ले ओवैसी, फिर उन्होंने कुछ और, मैं उसको बोलना नहीं चाहूंगी यहाँ पर। औरंगजेब की पहचान पर अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर, इस बार आपका वोट आने वाली पीढ़ियों के लिए, ध्यान नहीं देंगे तो रहना मुश्किल हो जाएगा, यही कहना एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया गया है, कुत्ता, पता नहीं क्या क्या, जिसको बोलना भी कितना बुरा लगता है। और पब्लिक रैली के बीच में प्रेम शुक्ला जी इस तरह की भाषा, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, डिप्टी CM है मौजूदा वक्त में देवेंद्र फडणवीस। औरंगजेब को लेकर बहुत बड़ा नफरत का भाव है, और औरंगजेब को लेकर ये कहावत बहुत आम है। जिस कहावत का उद्धरण आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है, यह मराठों के काल से लेकर अब तक महाराष्ट्र में इसका उद्धरण बहुत सामान्य घटना है। अब चूंकि जिन्होंने मराठों के काल से लेकर औरंगजेब के प्रति महाराष्ट्र में जो नफरत का भाव है, क्योंकि जिस तरह से औरंगजेब ने पूरे देश में हिंदुओं पर अत्याचार किए, हिंदू मंदिरों को गिराया, हिंदू माँ बहनों के साथ जो है बदतमीजियां उसके सैनिकों ने की, उसके कारण उसके विरुद्ध जो आक्रोश है वो शब्दों में उस पर प्रकट करना तो बहुत ही मतलब जो है छोटी बात है। और महाराष्ट्र में ये परंपरा है औरंगजेब को लेकर इस तरह की शिमगा देने की। एक शिमगा शब्द है महाराष्ट्र में औरंगजेब के लिए, जो भी बाला साहब ठाकरे भी इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मुझे तो अभ्यास है 30 वर्षों का, औरंगजेब को औरंगे छोड़कर कोई शब्द का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, इसके पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास आऊं, आदिल हसन जी अब सीधे आपके पास आते हुए, मतलब आपके नेता तो पूछिए ही मत,
कितनी बार अलग अलग मंचों से हमने कितने गैर जिम्मेदाराना विवादास्पद बयान उनके दिखाए हैं, 15 मिनट से लेकर 15 सेकंड, पता नहीं क्या क्या। और अब असदुद्दीन ओवैसी, देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलए खरीद लिए, तुम्हें डकैत बोला जाए, क्या बोला जाए। देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट गुजरात क्यों जाने दिया गया, पप्पा मोदी से डर गया, ये क्या भाषा है तुम्हारी जुबान से? जारंगी पाटिल का नाम निकलेगा क्या, तुम्हारी जुबान लड़खड़ा जाएगी, ओवैसी का नाम आएगा, दूल्हे भाई हैं भाईजान, ये कौन सी भाषा है, ये कौन सी भाषा है आदिल हसन जी? इससे मिलेंगे आप लोगों को वोट, इससे जीतेंगे आप लोग महाराष्ट्र का चुनाव। आप औरंगजेब पर जो बोल रहे हैं तो पूछिए देवेंद्र फडणवीस से, प्रेम शुक्ला जी से कि प्रकाश अंबेडकर भी अंबेडकर साहब गए थे वो औरंगजेब के मजार पर, तो देवेंद्र फडणवीस की मुंह से बोली नहीं निकली क्या? जगनंदा पाटिल के बारे में बोल नहीं सकते हैं क्या? अरे जब महाराष्ट्र का जो पूरा प्रोजेक्ट अगर गुजरात जाएगा तो ये बोलना गुनाह है क्या? वो बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, सावित्री फुले की, महात्मा फुले की धरती है, तो शिवाजी छत्रपति महाराज की सरजमी है। बदजुबानी का इस्तेमाल किया जाएगा इसके लिए, प्रोजेक्ट इधर से उधर जा रहे हैं, बदजुबानी की जाएगी इसके लिए। आदिल हसन जी, दिक्कत नहीं है, दिक्कत जुबान की है, दिक्कत तो जुबान की है। बीजेपी का एक एक नेता, मैम बीजेपी का नेता एक एक जो है, जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं सीमांचल आके घुसपैठ, मंगलसूत्र छीन लेगा, भैंस लेके जाएगा, 50 लाख वाली गर्लफ्रेंड, ये पर्दा है, ओ दीदी, ये जब प्रधानमंत्री बोलेगा तो उनके चेले चपाटे क्या बोलेंगे? आप बोलिए, अमित शाह बोलते हैं कि बांग्लादेशी घुस रहे हैं झारखंड में, और शेख हसीना को पैट्रोनेज कौन दे रहा है? शेख हसीना को कौन बुला के रखा है घर में? ये नरेंद्र मोदी सरकार। और पाकिस्तान जो देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं, जिन्ना के मजार पे अडवाणी गए थे, और नवाज शरीफ क्या केक खाने, बिरयानी खाने मोदी गए थे, और अजहर मसूद क्या कंधार में भाजपा जाके छोड़ी थी, और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रक्षा दलाली किया था, ये तो पूरा देश जानता है। तो बीजेपी को कोई बोलने कहा कि मैं महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई है, और एक है सेफ के अलावा कुछ बोल सकते हैं। पवार ने तो इनके अलायंस ने रिजेक्ट कर दिया। महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई मतलब बदजुबानी से लड़ेंगे ये नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई बदजुबानी से करे। कौन महाराष्ट्र में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है जैसे नेताओं की ओर से इस्तेमाल किया जा रहा है? महाराष्ट्र में कौन ऐसा आम आदमी इस तरह की बदजुबानी करता है? आप शब्द देख रहे हैं अपने नेता के, आप शब्द देख रहे हैं, उनके इतने फॉलोअर्स हैं खासतौर से मुस्लिम समुदाय में, इसी तरह की भाषा वो अपने फॉलोअर्स को सिखा रहे हैं। मैम देवेंद्र फडणवीस से उर्फ डब्बू जो डिप्टी सीएम, उससे पूछिए कि जगेंद्र पाटिल के बारे में काहे नहीं बोल पाते? हिम्मत नहीं है क्या? प्रकाश अंबेडकर के बारे में हिम्मत नहीं है बोलने का क्या? सिर्फ 2 भाईजान याद आते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कराने में आसान होगा। रोजगार पे बात करेंगे, महंगाई पे बात करेंगे, ठीक है, महाराष्ट्र का पूरा प्रोजेक्ट गुजरात चला गया, उस पर बात करेंगे। आप उनकी बातों पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद में फिर बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। ठीक है प्रेम शुक्ला जी आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। चित्रा जी, इनकी बातों में कोई दम ही नहीं, तो क्या जवाब दें? इनको देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं पता है, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, पता नहीं किस क्या गालियां दे रहे हैं। सब प्लीज एक सेकंड, ये कौन सी भाषा? दोनों लोगों का ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज, दोनों लोगों का। एक सेकंड सर, यहाँ पर बदजुबानी पर डिबेट हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर भी खुला खेल फर्रुखाबादी आप लोग इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करेंगे। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? बिल्कुल भी डिबेट में बैठे हुए हैं, अपनी चुनावी रैलियों में जो मन करेगा वो करिएगा प्लीज। आदेश रावल जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, आदेश रावल जी, चुनाव आयोग क्या शक्ति उस तरीके से नहीं दिखा पाता, इस वजह से ये स्थिति बन जाती है कि एक दूसरे में होड़ मच जाती है कि कौन जुमादी मर्यादा पार करने में एक दूसरे से आगे निकल जाएगा? आदेश जी। देखिए चित्रा, जब से ये स्टेटमेंट आया है बटेंगे तो कटेंगे, इसको मेरे हिसाब से 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट, किसी तरीके का नोटिस जारी नहीं किया गया इलेक्शन चुनाव आयोग की तरफ से। तो इस बात का प्रमाण है कि चुनाव आयोग किसी भी तरह के इस तरह की टिप्पणियों के ऊपर, खासतौर पर जो डिफरेंट पार्टीज़ के नेता बोल रहे हैं, ये सारे बयानों का ना एक मकसद है। जब आप कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे, तो जाहिर तौर पर उसमें पोलराइजेशन हो रहा है, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी एक स्टेटमेंट जारी करते हैं, एक ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि एक है तो सेफ है। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी उसको डिफरेंट रुख देती है। तो जो इंडिया अलायंस है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो ये चाहती हैं कि इस स्टेटमेंट को हम किसी भी तरीके से डाइल्यूट करने की कोशिश करें, लेकिन बावजूद इसके योगी जी फिर इसका प्रचार करते हैं और संघ भी उसका समर्थन करता है।
तो मैं ये कहूँगा कि बिकॉज ऑफ इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के कारण, कि आपने कहीं भी 1% शक्ति नहीं दिखाई, आपने कहीं भी संदेश देने की कोशिश नहीं की देश के राजनेताओं को कि इलेक्शन चल रहा है, इसमें इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर आपकी ज़ुबान खराब होगी, आप समाज में ऐसी बातें करेंगे, उसका क्या संदेश जाएगा। तो इसके लिए साफ साफ ये दिखाई देता है कि इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग है, जो जिसकी रीढ़ की हड्डी इस चुनाव में दिखाई नहीं दे रही है। तो चुनाव आयोग को आगे आके सारे पार्टियों को, नेताओं को हिदायत देनी चाहिए कि भैया अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो मैं आपको कैंपेन करने नहीं देंगे, आपके ऊपर प्रतिबंध लगेगा। लेकिन कल मेरे हिसाब से परसों, माफ़ कीजिएगा, इलेक्शन है पहले चरण का, अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से एक भी नेता को कोई भी नोटिस सर्व नहीं किया गया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो मुझे लगता है ये बहुत शर्मनाक है। ये बड़ी बात है और दोनों ही तरफ के, चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों ही तरफ के बड़े बड़े नेताओं की ओर से इस तरह की जुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान है, उसको लेकर फिर मैं साजिद सुपारीवाला जी आपके पास आऊंगी। वो हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर निशाना साधते हैं और फिर कांग्रेस पार्टी को भी घेरे में लेकर आते हैं। वो कहते हैं उस समय हैदराबाद विरासत के अधीन बारामती गांव भी जलाया गया था, जो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव था, जिसमें उनकी माताजी, उनकी चाची और बहन भी जल गईं। खड़गे जी को सच्चाई वो नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उनको लगता है निजाम पर आरोप लगाऊंगा तो फिर वोट जो मुसलमानों का है वो खिसक जाएगा। वोट बैंक की खातिर अपने परिवार का वो बलिदान भूल गए। ये बातें कहते हुए साजिद सुपारीवाला जी वो सीधे आप लोगों को कटघरे में खड़ा करते हैं कि महायुति का इस तरह का मंसूबा है, वो सच नहीं बताना चाहते हैं इस देश को। सुपारीवाला जी देखिए, बीजेपी जो है ना, वो भारतीय जुमला पार्टी बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जुमला पार्टी इनको ज्यादा सूट करता है। जब भी इनकी राजनीति खतरे में आती है, जब भी इनकी हुकूमत खतरे में आती है, वो ऐसे बयानबाजी में लग जाते हैं जुमले देने को। पहले 15 लाख का जुमला था, उसके बाद मंगलसूत्र का जुमला आया, उसके बाद मुसलमानों से खतरों का जुमला आया, हिंदू खतरे में है जुमला आया, उसके बाद एक जुमला आया कि एक हो जाओ, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। अब किससे बटना है और किससे कटना है? हमको हिंदुस्तानी सभ्यता हमारी रही है, गंगा जमुना सभ्यता। हम सब एक दूसरे के साथ इतने सालों से, इतने बरसों से, इतनी युगों से रहते हुए आए हैं। हमको आज खतरा 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रही है। 11 साल में भी अपने आप को सेफ नहीं कर पाए इनके बोलने के मुताबिक। हालांकि सेफ तो हिंदुस्तान पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। जुमला पार्टी के बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। और महाराष्ट्र की जहां तक राजनीति का सवाल है, अभी ये महाराष्ट्र का जो चुनाव आ रहा है, इनके घबराए हुए इतने ज्यादा है ये लोग, क्योंकि लोकसभा में तो पराजित हो ही चुके हैं, लोकसभा में तो परेशान हो ही चुके हैं। 2 बैसाखियों की जरूरत पड़ गई, जिनके साथ में इनकी जमती नहीं थी। चंद्रबाबू नायडू को भी ले आए, आपको पता है नीतीश कुमार लोकसभा को भी में ले आए। सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी को हुआ है? लोकसभा में सबसे ज्यादा नुकसान तो उद्धव ठाकरे गुट को ही हुआ है महाराज। आगे कुछ बोलना अगर आप कह रहे हैं उन लोगों को, ये सही बात है कि बीजेपी की से बिल्कुल डबल डिजिट में भी नहीं आ पाई, लेकिन अगर सबसे ज्यादा नुकसान आपकी महायुति में किसी, हाँ मेरे सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली तो आपकी पार्टी है। अब ऐसा क्या कमाल हो जाएगा कि आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना बाजी मार ली जाएगी? हम आगे कुछ बोलना चाहते हैं, इनको इनकी जगह दिखाई दी गई। 400 पार बोल रहे थे, तड़ी पार होने का मौका आ गया था। लेकिन महाराष्ट्र से जो ये लहर उठी है ना, ये लोग इतने घबरा गए कि इनके समझ में नहीं आ रहा है कि हम मुसलमानों के, दलितों के और दूसरी जातियों के खिलाफ बोले या उनके संदर्भ में बोले, उनके सपोर्ट में बोले या उनके खिलाफ बोले। देखो, हिंदू वोट भी इनके हाथ से जा चुके हैं, मुसलमान वोट भी इनके हाथ से जा चुके हैं, दलित वोट भी जा चुके हैं, और पब्लिक जो पढ़ा लिखा युवा है वो देख चुका है कि महाराष्ट्र से सारी इंडस्ट्रियों को ले जाकर गुजरात में भेजा गया है। हमारी हुकूमत का हम इंतजार कर रहे हैं, हम अपने वादा करते हैं अपने युवकों से, अपने यहाँ के महाराष्ट्र के लोगों से, कि सारी चीजों को उद्धव बाला साहेब ठाकरे के साथ जो महाविकास अघाड़ी की हुकूमत है, हम फिर से सारी चीजों को यहाँ पर महाराष्ट्र में लाएंगे और रोजी रोजगार की चिंता करेंगे, धर्म जाति की चिंता नहीं करेंगे। सवालों पर आप जवाब दीजिए। देखिए, इस बार असली और नकली शिवसेना की भी लड़ाई है।
तो वहीं दूसरी तरफ महायुति को सर धर्म जाति की राजनीति, उधर योगी आदित्यनाथ को आपके ही सहयोगी हैं आतंकवादी से उनकी तुलना कर रहे हैं, उनके भगवा वस्त्रों पर वो सवाल उठा रहे हैं। नाना पटोले का बयान आप सुन लीजिए, आप कह रहे धर्म और जाति की राजनीति हम नहीं करना चाह रहे हैं। थोड़ा बगल में झांक कर अपने सहयोगियों को देखिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन कृष्णा हेगड़े जी, उनकी बातों पर आप जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी बृजमोहन श्रीवास्तव जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। कृष्णा हेगड़े जी, असली और नकली शिवसेना कौन किसकी, इसको लेकर बड़ी लड़ाई इस वक्त चल रही है। और जो हिंदुत्व का झंडा बरदार होने की आप लोगों ने भी कसम खाकर रखी है, ये आरोप लगाते हुए कि उद्धव की शिवसेना जो है वो नकली शिवसेना है, इसी वजह से इस तरह के जुबान बोले जा रहे हैं, बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे और भी न जाने क्या क्या। अखबारों में इश्तहार दिए जा रहे हैं इसको लेकर। हेगड़े साहब, चित्रा जी, ऐसे है कि जो शिवसेना 1967 पे बनी थी वो मराठी मानुस के लिए बनी थी और हिंदुत्व के लिए लड़ने के लिए 1987 से हम लड़ रहे हैं। तो जो हिंदुत्व को मानता है वो शिवसेना, जो सावरकर को मानता है वो शिवसेना, जो सनातन को मानता है वो शिवसेना, जो हिंदुत्व को मानता है वो शिवसेना, जो बाला साहेब के विचारों को मानता है वो शिवसेना। और उद्धव ठाकरे जी तो कुछ भी नहीं कर रहे इनमें से, वो तो कांग्रेसी सेना है। तो जो शिवसेना है वो तो इन विचारों की है, हिंदुत्व विचारों की है, बाला साहेब विचारों की है, तो हम मानते हैं। तो असली शिवसेना का इधर ही है। दूसरी बात, खरगे जी को ये पता नहीं है शायद कि योगी जी अगर भगवा वस्त्र पहनते हैं तो बाला साहेब ठाकरे जी भी भगवा वस्त्र पहनते थे। तो पहले उनको ये करना पड़ेगा और जरा पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा बाला साहेब क्या कहते थे। नहीं बोले आप एक तो खरगे जी बोलेंगे, प्लीज उनको बोलने दें। कृष्णा हेगड़े जी अपनी बात पूरी करें जल्दी से। खरगे जी को ये पता नहीं है कि ठाकरी भाषा क्या है। बाला साहब जो थे वो इससे भी कट्टर भाषा में बोलते थे। तीसरी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस जी की भाषा, जो भाषा में अकबरुद्दीन ओवैसी बोलेगा, जो भाषा में असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर बोलेगा, वही भाषा में हम उनको जवाब देंगे। वो देवेंद्र फडणवीस हो, प्रेम शुक्ला हो, कृष्णा हेगड़े हो। तीसरी बात यह है कि ये कह रहे थे ओवैसी, झूठ बोल रहे थे कि रजाकार इनके पूर्वज है। अरे उनके पूर्वज रजाकार महिलाओं के कत्ल किया, उन्होंने हजारों लोगों का कत्ल किया, उनके ऊपर अत्याचार किया। वो आज़ादी के लिए नहीं लड़े। आज़ादी के लिए अगर कोई लड़े तो स्वतंत्र सैनिक लड़े, ये निज़ाम के लिए लड़े। और ये कि भारत के अंदर जो हैदराबाद शामिल नहीं हो उसके लिए उन्होंने लड़े, ये कोई भारत के अंदर आने के लिए नहीं लड़े। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से और इंडियन आर्मी के प्रयास से ये हमारे देश में शामिल हुए, नहीं तो ये तो शामिल होने के लिए भी नहीं आए थे या ओवैसी कंपनी। दूसरी बात ये है कि देखिए जो हमारा वचननामा था ये इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। जो भी हमने पिछले 2.5 साल में किया ये अभी कॉपी पेस्ट करके उनके वचननामा में डाले। इन्होंने कहा कि सभी जो निवेश है वो महाराष्ट्र के बाहर गए। अरे ये वसूली आगाड़ी सरकार चलाते थे, मेट्रो कॉन्ट्रैक्टर से वसूली, से कॉन्ट्रैक्टर से वसूली, ये अपने कोस्टल रोड कॉन्ट्रैक्टर से वसूली सबसे। और इतने अस्थिर वातावरण इन्होंने बना के रखा कि जो भी कॉर्पोरेट हमारे राज्य में आएगा या हमारे देश में आएगा उनको तो स्थिर वातावरण चाहिए, काम करने के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए। और ये मैं उधर विपक्ष वालों से इसका जवाब ले लूंगी। जल्दी से बृजमोहन श्रीवास्तव जी की भी टिप्पणी ले लेती हूँ। ठीक है सर, आपने बड़ी बात कही है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी का मैं जल्दी से रुख कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी लोगों के पास आऊंगी। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, देखिए आप लोगों की जो विचारधारा रही है वो बीजेपी या फिर शिंदे गुट से मैच नहीं खाती। आप लोगों ने कई मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है। बीजेपी जिन चेहरों को नहीं चाहती थी आप उसको भी लेकर चुनावी मैदान में आए हैं और पूरे दमखम से आप चुनावी माहौल को बदलना चाहते हैं, अपने पक्ष में लेकर आना चाहते हैं। मेरा ये सवाल है, जब बटेंगे कटेंगे इस तरह के नारे सामने आते हैं और ध्रुवीकरण की सियासत होती है, उस सियासत में आप लोग अपने आप को कहाँ फिट पाते हैं? मुश्किलें होती हैं इसको लेकर। और क्या आप अपने सहयोगी बड़े नेताओं को आप लोग समझाते नहीं हैं कि इस तरह के नारे से सहयोगी पार्टी का नुकसान हो सकता है? श्रीवास्तव जी। चित्रा जी, आपने जितने प्रश्न पूछे हैं ये सारे के सारे प्रश्न आज की राजनीति के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हमेशा इस बात को प्राथमिकता दी जाती है और हमेशा हमारे नेता अपने साथियों को और अपने कार्यकर्ताओं को बताते हैं कि शब्दों की मर्यादा और शब्दों की शालीनता हमेशा होनी चाहिए। हमारे पास बहुत शब्द हैं जिस पे कि हम अपनी नाराज़गी या अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए कठोर या ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाए जो किसी को आहत करते हो।
तो इस मामले में हम लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऐसे शब्दों का उपयोग ना हो। जहाँ तक बात हमारी विचारधारा की है तो ये बात बिल्कुल सच है। पहले तो आपको एनडीए की कार्यप्रणाली के बारे में समझना होगा। एनडीए में जितने भी दल हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो संख्या में, सारे लोग जब बैठते हैं तो उन लोगों के बीच में विचार विमर्श बहुत समान धरातल के ऊपर होता है। वहाँ ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा सांसद हैं, ज़्यादा विधायक हैं, उनके पास ज़्यादा मुख्यमंत्री हैं। इसके उपरांत भी वहाँ पर हम सब लोगों की बातों को महत्व दिया जाता है और सुना जाता है। यही कारण है कि आज एनडीए में जितनी भी चर्चाएं होती हैं उनमें सारे लोगों का समावेश होता है। जहाँ तक बात ये जो मुद्दा आया, आदरणीय योगीनाथ जी ने जो कहा कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, इस पे आदरणीय अजीत दादा पवार ने बहुत ही स्पष्ट रूप से, चूँकि हम लोग गठबंधन का हिस्सा हैं, हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात को कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र का मतदाता धर्मनिरपेक्ष मतदाता है, सेकुलर वोटर है, यहाँ पर इस प्रकार की भाषा का अगर उपयोग होगा तो शायद हो सकता है कि हम वो वांछित परिणाम ना ला पाएँ जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये इसलिए कहा गया है कि हम लोग गठबंधन के सक्रिय सदस्यों में से एक हैं और ये हमारा दायित्व है कि हम अपने गठबंधन के साथियों को वो जानकारी दें जिससे कि हमारा गठबंधन सफलता हासिल करे। तो अगर अजीत दादा पवार ने इसी बात को ध्यान में रख के इस बात को कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इस बात पे गंभीरता से चिंतन किया है। ऐसा नहीं है, आदरणीय मोदी जी ने फिर इसको और बेहतर तरीके से कहा है। और ये जब कहने का मतलब बहुत साफ है, हिंदुस्तान का हर आदमी अगर एक रहेगा तभी जाकर हम भारत को आगे बढ़ा पाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कोई बात कहते हैं तो खाली वो भारत के लोगों के लिए नहीं कहते, उनके सामने एक पूरा विश्व का चित्र होता है और उस चित्र में वो ये देखते हैं कि मेरा भारत, मेरा देश उस पूरे विश्व के अंदर अपनी ताकत को कैसे बढ़ाए, उसका स्थान वहां पर कैसे ऊंचा उठे। इस बात को बहुत व्यापक रूप दे रहे हैं वो अपनी, ठीक है। नहीं, पर मेरा चित्रा जी एक मिनट, चित्रा जी आपकी बात सही है, आप इसको व्यापक रूप दे रहे हैं, लेकिन अभी तो महाराष्ट्र का इलेक्शन है ना सर, अभी तो महाराष्ट्र का इलेक्शन है। हाँ, अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास आऊंगी। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो, चित्रा जी, प्रधानमंत्री जी ने तो व्यापक रूप से बोला था, इसको छोटा कर दिया विपक्ष के लोगों ने, जिन्होंने कि इस बात को लाकर एक छोटे से मुद्दे पे लाके खड़ा किया है, इसलिए इस बात पे इतना विवाद हो रहा है। और हम विपक्ष की इस कार्यप्रणाली को, इस सोच का पूरी तौर से निंदा करते हैं। उनको कम से कम अपने संबोधन में और अपनी सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी अब सीधे आपके पास आते हुए उन्होंने कहा है कि कम से कम जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको ध्यान में रखकर ही किसी तरह के बयान दिए जाने चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे पर एनसीपी अजित पवार गुट का ये रुख पहले दिन से निकलकर सामने आया है। ऐसे में आप लोगों की तो ध्रुवीकरण वाली सियासत है जो सूट करती है बीजेपी को बहुत। आप लोगों की सियासत जब हिंदू मुसलमान होता है या असदुद्दीन ओवैसी जब चुनावी मैदान में कहीं जाते हैं और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं तो राजनीतिक पंडित इस बात का भी विश्लेषण करते हैं कि बीजेपी को उसका सीधा फायदा मिलता है जब मुसलमान दो खेमों में बंट जाते हैं। तो इसी वजह से ओवैसी इतने ज्यादा निशाने पर हैं क्या? और साथ ही उन्होंने अपने आप को लेकर जो बयान दिया है बृजमोहन जी ने कि कम से कम असहज नहीं करें अपने सहयोगियों को, उस पर भी जवाब आपका प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी कृपा करके मुझे बताइए, 1932 में महात्मा गांधी ने जो पहली बार पूना में जो है अनशन किया तो उन्होंने कहा हिंदू समाज के विभाजन को रोकना है, बंटवारे को रोकना है। तो क्या महात्मा गांधी बंटवारे की बात कर रहे थे? आगा खान महल में जो है उनकी लगभग जो है उनकी 21 दिनों के अनशन पे उनकी स्थिति हो गई थी कि मरणासन्न स्थिति में महात्मा गांधी आ गए तो फिर पूना पैक्ट साइन हुआ था। तो हिंदू समाज को विभाजित करने का विरोध महात्मा गांधी कर रहे थे तो महात्मा गांधी कोई सांप्रदायिक व्यक्ति थे ऐसा कहना है? हमारे यहाँ बांटो और राज करो ये अंग्रेजों का सूत्र था। ये हम लोग इतिहास को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाए गए हम लोग, और तब इतिहास का जो वो पाठ्यक्रम था वो श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये पाठ्यक्रम बनाया गया था। तो ये पाठ्यक्रम में हमको बंटवारा सिखा रहे थे, सांप्रदायिकता सिखा रहे थे, अंग्रेज बांटो और राज करो का। आज वही बात आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बांग्लादेश के संदर्भ में अगर बांटेंगे तो कटेंगे कह देंगे, बांटो और राज करो अंग्रेजों का जो है सूत्र था। ये इतिहास की पुस्तकों में पढ़ाया गया है, छात्रों को पढ़ाया गया है, और जो है प्राथमिक और
जो सेकेंडरी के छात्र हैं उनको पढ़ाया गया। तो जब आप बचपन में यही पढ़ा देते हो और वही बात अगर कोई योगी आदित्यनाथ जी के, तो सांप्रदायिक हो जाता है। गजब का छिद्रान्वेषण है भाई। और वो दूसरी पंक्ति उनकी है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर भारत एक रहेगा तो सेफ रहेगा, ये कहने में किसी को प्रॉब्लम क्या है? सारे भारतीय एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये सुनने में किसी की समस्या क्या है? आदिल हसन साहब, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो तो आप लोगों को भी एक रहने की बात कर रहे हैं कि सब लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो फिर उनके बयान को लेकर इतनी ज्यादा आलोचना और मुखालफत क्यों हो रही है? आदिल हसन जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? नहीं मिल रही है मैम, नहीं मिल रही है। ठीक है, अब मैं सीधे साजिद सुपारीवाला जी आपसे इस सवाल का जवाब मैं लेना चाहूंगी। वो कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें आप लोग भी शामिल होते हैं। उद्धव ठाकरे की ओर से भी प्रधानमंत्री के संदर्भ में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के तो है नहीं, सिर्फ बीजेपी का ही प्रचार प्रसार क्यों करते हैं, तो इस तरह से भी कटाक्ष किया है। तो अगर इस तरह का बयान प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो इसको लेकर इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है विपक्ष के लिए? सबके लिए ये बयान है, एक अच्छा बयान है जो बीजेपी बता रही है। दिक्कत ये है, सवाल जो है उस बयान पर नहीं है, सवाल है इरादों पर, सवाल है इंटेंशंस पर, और सवाल है जिस तरह से जिस संदर्भ में ये कहा गया है उस पर कि आप लोगों को बांटना चाहते हो, धर्म की राजनीति करना चाहते हो, हिंदुओं को डराना चाहते हो, मुसलमानों को डराना चाहते हो, आप डराना चाहते हो। डर की राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं, उससे ऊपर आ चुका है हमारा हिंदुस्तान। हमारे हिंदुस्तान में समझ बहुत है और हम और आगे समझ चुके हैं। जो खेल इन्होंने खेला है टॉम एंड जेरी का, एक बोलता है कि चोरी कर, साहूकार को बोलता है कि जागते रहे, चोर को बोलता है कि चोरी कर। ये टॉम एंड जेरी की जो जोड़ियां हैं ना, इन्होंने बनाई है बीजेपी वालों ने। वो ओवैसी को बोल रहे हैं वहां से तू बोल, यहां से हम बोलेंगे। सारा हिंदुस्तान तुम्हारा खेल समझ चुका है। ना मुसलमान का रहबर, ना ठेकेदार ओवैसी है, और ना ही हिंदुओं का रहबर बीजेपी है या मोदी है। हम हिंदू मुसलमान सारे के सारे लोग, हम अच्छा अपना बुरा जानते हैं, अच्छा भला जानते हैं, हमें क्या करना है, हमें किस तरह तरक्की करनी है। आप अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहिए, महाराष्ट्र बताएगा आपको कि आज जो है युवा कितना समझ चुका है। आज हर देश का नागरिक जाग चुका है, और बहुत सारी बी टीम सी टीम आपकी है, सब समझ में आता है। लोगों को गेम समझ में आने आ गई है। जहां पर जीत नहीं पाते वहां पर भी लोगों को खड़ा कर रहे हैं, वोट कटिंग का काम कर रहे हैं ये लोग, सब समझ में आ रहा है। आज हमारी महाविकास आघाड़ी सक्षम तरीके से तैयार है इस इलेक्शन में, और हमें पूरा यकीन है कि हम बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ हमारे आदरणीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे सीएम बनेंगे इंशाल्लाह। प्रेम शुक्ला जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। उनकी बातों का लब्बो-लुआब ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है, उसके रहने से बीजेपी फायदा उठाती है, इसीलिए उनको मैदान में लाती है। ये चित्रा जिन्होंने पहला कहा कि किस संदर्भ में कहा गया वो महत्वपूर्ण है, तो श्रीमान साजिद सुपारीवाला कृपा करके पहले संदर्भ समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने बात 31 अक्टूबर को कही सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर। सरदार पटेल ने इस देश का एकीकरण किया। इस देश को अगर 562 रियासतों को भारत में सम्मिलित करने का किसी का पुरुषार्थ और पुण्याई है तो सरदार पटेल की है। तो इस देश को एक करने वाले महापुरुष की जयंती के अवसर पर जब ये बात कही गई तो पूरे देश को एक करने की बात कही गई। लेकिन ये बात सुपारीवाला की समझ में आना कठिन है, ये आपके ध्यान में ही नहीं कि मोदी जी ने ये बात कही कहां से। दूसरी बात, अब आप असदुद्दीन ओवैसी करो, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी से उद्धव ठाकरे जो है नारायण राणे उपचुनाव लड़ रहे थे, तो असदुद्दीन ओवैसी के यहाँ वो एकदम से डेरा डाले हुए थे। उनके पुत्र आदित्य ठाकरे वो जो है लगातार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेताओं से मिलकर नारायण राणे के खिलाफ कैंडिडेट उतारने के लिए, और इसका मैं साक्षी हूँ चित्रा जी, इसका मैं साक्षी हूँ। महाविकास आघाड़ी में शामिल नहीं हुए, हमें बिल्कुल चिल्लाने लगे, इसीलिए अपनी बारी में साजिद सुपारीवाला जी अपनी बारी में प्लीज अपनी बारी में बोलेंगे।
चिल्लाइए मत। अपनी बारी में तो असदुद्दीन ओवैसी का हमेशा भारतीय जनता पार्टी से विरोध रहा है, भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध करती है। असदुद्दीन ओवैसी के अब्बा हुजूर जब वो स्वयं जो है हयात में थे तब वो कांग्रेस का समर्थन करते थे। स्वयं असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस का समर्थन करते रहे हैं, तेलंगाना में कांग्रेस का समर्थन करते रहे हैं, केसीआर का समर्थन करते रहे हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी जो औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ने वाले कांग्रेस के एमपी को शिवसेना ने भी वोट दिया, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने, और उनको असद ओवैसी ने भी वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जो है ओवैसी का समर्थन न तो लिया है न दिया है, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी को आपने भी समर्थन दिया और जो है ओवैसी ने भी समर्थन दिया। तो आपका याराना उनका साफ है, आपका याराना उनका एकदम साफ है। अब क्या बीच में बोल रहे फिर भाई? साजिद जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं कृष्णा हेगड़े जी के पास जाऊंगी। ठीक है साजिद जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे प्लीज। उनकी बातों पर आप जवाब दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास मैं जाऊंगी। चित्रा जी अब मैं जवाब दे रहा हूँ। चित्रा जी मैं इन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। हम ये नहीं कहते कि आपने असदुद्दीन का समर्थन लिया, आप तो समर्थन लोगे तो आपकी तो पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी। आपको तो असदुद्दीन जितना बोलेगा हिंदुओं के खिलाफ, हमारे भाइयों के खिलाफ, हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ, तब ये भड़काऊ भाषण जब देगा तो रोटी तो आपकी ही सीखनी है ना, फायदा तो आपको होना है। आप समर्थन क्यों लोगे? बात है दूसरी कि हम ये इल्जाम भी चलो नहीं भी लगाते हैं, लेकिन हम तो यही देख रहे हैं ना कि टॉम एंड जेरी की लड़ाई हो रही है। हमने तो कोई ऐसा बोला नहीं आपको, हमने सिर्फ ये बोला कि ये जो जुमला पार्टी आप कर रहे हो, भारतीय जुमला पार्टी बन चुके हो आप भारतीय जनता पार्टी। जनता के हक में कौन सी बात आपने की? आज बेरोजगारी का मामला है, आज इतनी महंगाई का मामला है, आज महाराष्ट्र में इतना करप्शन हुआ, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स किया, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू को इतने बेकार तरीके से बनवाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू गिरा। इसने महापुरुष के बारे में जब आपने चिंता नहीं की, जी एक सेकंड मेरा सवाल सुनिए, बाकी लोगों के पास भी जाना है। मेरा सवाल सुनिए साजिद सुपारीवाला जी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऐसा तो है नहीं कि 2014 में अस्तित्व में आई है। लगातार 1984 से अगर हैदराबाद की सीट में कहूं तो पहले ओवैसी जी के पिताजी और उसके बाद से ओवैसी जी 2004 से उस सीट को जीतते रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था महाराष्ट्र में भी उनका लोकसभा में खिला था, इस बार एक बार बिहार में उन्होंने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। बाकी जगह नहीं। मेरा ये सवाल है सर, सुनिए, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई भी नई पार्टी आकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है तो वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है? असदुद्दीन ओवैसी की अपनी बड़ी पहचान है, वो बीजेपी की वजह से तो उनकी पहचान है नहीं कि बीजेपी वाले आए हैं 2014 में सत्ता में तो ओवैसी जी प्रकट हो गए, वो तो 2004 से सांसद है ना। तो फिर आप लोग बार बार ये इल्जाम क्यों लगाते हैं कि ओवैसी के आ जाने से बीजेपी पूरा फायदा ले लेती है, जब भी ओवैसी चुनावी मैदान में मजबूती से लड़ते हैं? तो कितनी सिवाय वोट काटने के किया क्या है? कितनी सीट जीते हैं ओवैसी साहब ने? आज तक कितनी सीट जीत चुके हैं? और मैं तो एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ चित्रा जी। 2019 में 2 लोकसभा जीते थे इसी महाराष्ट्र में, हैदराबाद जीते थे, ठीक है। इसके अलावा अभी 2 सांसद है महाराष्ट्र से, एक हैदराबाद से हैं, 5 उधर बिहार में थे। 1 मिनट सिर्फ मुझे 1 मिनट चाहिए चित्रा जी, मैं 1 ही मिनट लूंगा आपसे। रखिए बोले जल्दी बोले, फिर बाकी लोगों के पास जाना है। बीजेपी से हम एक सवाल करते हैं, हम सिर्फ बीजेपी से एक सवाल करते हैं, महाराष्ट्र के हित में आपने कौन सा काम किया है ये बताइए। महाराष्ट्र की सारी फैक्ट्रियों को ले जाकर, सारे काम धंधों को ले जाकर गुजरात सौंप दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के इतने महापुरुष के बारे में आपने उनके स्टैच्यू बनाने के वक्त आपने चिंता नहीं की, इतने खराब इस्तेमाल किए आपने चीजों को, कॉन्ट्रैक्टर को बोला, आपने कौन सा ध्यान दिया? उनका स्टैच्यू गिर गया, किसको फिक्र थी, किसको परवाह थी? आप कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हो और महाराष्ट्र में क्या हक से आप बोल रहे हो? आप महाराष्ट्र में हो सिर्फ बाला साहेब ठाकरे की वजह से, वरना बीजेपी की कोई औकात नहीं थी। ठीक है सर, समझ में आ गई आपकी बात, समझ में आ गई सर। बीजेपी की कोई औकात सर, 105 सीटों वाली वो पार्टी थी 2019 में, नंबर 1 पार्टी थी और सबसे ज्यादा लोकसभा की भी सीटें मिली थी। सर बोलने से पहले कुछ आंकड़े झांक कर देख लिया करिए। इसका जवाब बीजेपी वाले दे देंगे, लेकिन कम से कम मुझे लगता है थोड़ा सा व्यवहारिक होकर अपनी बात करें। आदेश रावल जी अब आपके पास आते हुए, आदेश रावल जी, मैं आ रही हूँ प्रेम शुक्ला जी, मैं प्रेम शुक्ला, चलिए आप अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं आदेश जी के पास आऊंगी। बोलिए। साजिद सुपारीवाला मुझे लगता है कि राजनीति के लिए नए हैं। 11 वर्षों में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार में 11 किलोमीटर मेट्रो लाइन बनाई थी,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्षों में 394 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बनाई। कितनी? 394 किलोमीटर। हाईवे जो है भारतीय जनता पार्टी ने 800 किलोमीटर का हाईवे 5 साल के भीतर बना दिया। 1964 में शुरू करना था जो नावा सेवा का जो सागरी मार्ग जो शुरू करना था, हार्बर ट्रांसलिंक, ये कब? 1964 का था। ये 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। 1972 का प्रोजेक्ट कोस्टल रोड का था, 1972 से कभी हो नहीं पाया। प्रबोधन का ठाकरे के जीवन काल में शुरू हुआ था, बाला साहब ठाकरे स्वर्गीय हो गए, उद्धव ठाकरे बुढ़ापे को शिकार हो गए, तब तक जो है कोस्टल रोड नहीं बना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने कोस्टल रोड बना दिया। और महाराष्ट्र के आप मुझे अवसर दे चित्रा जी, तो 10 मिनट में सिर्फ इसी पर क्या क्या परियोजनाएं, क्या क्या हमने किया। और एक परियोजना आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी कार्यकाल में एक परियोजना महाराष्ट्र से गुजरात नहीं गई, क्योंकि ये मुकेश अंबानी के घर पर विस्फोटक रखकर वसूली कर रहे थे। इन्होंने जो है एयरबस वालों से वसूली की बात की, इस कारण इनके वसूली के नीति के कारण ये खिचड़ी तक तो घोटाला कर रहे थे शिवसेना वाले। इसलिए कुछ प्रकल्प निश्चित तौर पर जो है अन्य राज्यों में गए, लेकिन इसका कारण उद्धव ठाकरे की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार। ठीक है, एक दूसरे पर लगातार आप लोगों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आदेश रावल जी सीधे आपके पास आते हुए एक बार फिर से उसी जुबानी मुद्दे पर मैं आऊंगी जिसको लेकर हमने चर्चा की शुरुआत की थी। शुरुआत में आदेश जी, बड़ा सवाल यह है, जो पब्लिक आती है वो नेताओं से ये जानना चाहती है कि 5 सालों में आपने क्या किया, अगले 5 सालों का आपका क्या रोड मैप है, आपने उनकी जिंदगी को किस तरह से बदला, उनके दिन बेहतर हुए या फिर नहीं बेहतर हुए, उनके हाथों में पैसे हैं या फिर नहीं पैसे हैं। यहाँ पर दोनों ही पार्टियां बराबरी पर खड़ी हैं। उद्धव ठाकरे को अपने कार्यकाल का हिसाब देना है, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट को अपने कार्यकाल का हिसाब महायुति के साथ देना है। लेकिन अगर इस तरह की जुबानों की एंट्री होती है, इससे सियासी दल क्या अहम मुद्दों से भटकाव चाहते हैं? और इसमें कोई नेता की, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप ले लीजिए किसान, और चाहे नाना पटोले हो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, सबके उसी तरह के बयान सामने आ रहे हैं। आदेश जी। चित्रा जी, मुझे ऐसा लगता है कि नाना पटोले, फडणवीस जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जितने भी ये नेता है तमाम पार्टीज़ के, इवन प्रेम शुक्ला जी और ओवैसी साहब के जो प्रवक्ता आपके शो में है, वो सब ये सब अपने अपने भाषणों के ज़रिए, अपनी अपनी भाषा के ज़रिए अपने अपने वोटर को एड्रेस करते हैं और जनता को भी उसमें मज़ा आता है। दरअसल जनता कभी जानना नहीं चाहती कि 5 साल में सरकार ने हमारे लिए क्या किया, महंगाई का क्या हाल है, रोज़गार कितना दिया, जबकि रोज़गार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पिछड़ जाते हैं। और ये जो कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, ये ऐसे मुद्दों पे जनता ज़्यादा भरोसा करती है, इन पे ज़्यादा वोट देती है। तो नेताओं को ये पता होता है अच्छे से कि वो क्या कर रहे हैं, किसको एड्रेस कर रहे हैं। ओवैसी साहब जबकि ओवैसी साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बैरिस्टर हैं, विदेश से पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन जब वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उनको ये पता है कि उनका जो वोटर है उसको ये भाषा अच्छी लगती है। इसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस जब अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ओवैसी को लेके, तो उनको भी इस बात का पता है कि वो अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं। तो जनता इसमें बहुत पीछे रह जाती है, खास तौर पर जैसे आपने कहा कि जो भी कंसर्न जनता के होते हैं, जो उनको रिपोर्ट कार्ड 5 साल का मिलना चाहिए, वो तो बहुत दूर चला जाता है और ये लोग अपने अपने नैरेटिव सेट कर देते हैं, उस नैरेटिव पे ही फिर चुनाव चलता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो मेरा आपको ये कहने का मतलब है कि जनता इस चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उसको ऐसी भाषाओं में, इस तरह के पोलराइजेशन में, जाति में, धर्म में, इनमें ज़्यादा मज़ा आता है, इंस्टेड ऑफ कि वो कोई लॉजिकल सवाल पूछ लें कि आपने हमें कितना रोज़गार दिया, आपने महंगाई का क्या किया, आज मार्केट में क्या हो रहा है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए, या जिस पे हम बहस कर रहे हैं कि कैसी भाषा हो गई हमारे नेताओं की, उसके लिए जनता जिम्मेदार है। अगर जनता ये तय कर ले कि हमें ये बात नहीं सुननी है और हम इसके ऊपर वोट की चोट मारनी है, तो मुझे लगता है कि नेता फिर ऐसा काम नहीं करेगा। क्यों चुनाव से पहले ऐसा होता है कि पेट्रोल के दाम कम हो जाते हैं, क्यों ऐसा होता है कि दाम कम हो जाते हैं डीजल के, गैस सिलेंडर के? क्योंकि जनता में एक संदेश देना होता है कि हम आपके लिए कंसर्न हैं और आप ये स्टेप उठाइए। लेकिन जब पोलराइजेशन की बात आती है, धर्म की हो या जाति की हो, उसमें जनता ज़्यादा अपने आप को सेफ महसूस करती है या उसके साथ उस नैरेटिव में बह जाती है और नेता अपने काम में कामयाब हो जाता है। बिल्कुल, मौजूदा वक्त में इस देश में एक तरफ ध्रुवीकरण की सियासत चल रही है तो दूसरी तरफ जातिवाद की सियासत चल रही है और यहाँ पर एक दूसरे से कोई कमतर देखना नहीं चाहता। बीच बीच में उसमें बदजुबानी का
छौंका लगाया जाता है ताकि अपने वोटरों को प्रभावित किया जा सके। लेकिन क्या इसके जरिए वोट मिलेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। महाराष्ट्र की हर एक खबर, हर एक जानकारी लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा और आज से लगातार हमारा खास कार्यक्रम देखिए बुलेट कैमरा एक्शन शाम 6:30 बजे महाराष्ट्र की ग्राउंड रिपोर्ट में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।